हम लेसन पढ़ेंगे बेटा हिंदी में लेसन 1। ठीक है, नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी का, तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। लेसन का नाम है मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि का सभी को पता है ना। तो बेटा पहले हम कवि का परिचय पढ़ लेते हैं। ठीक है, कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 22 फरवरी 1906 को उत्तर प्रदेश के सिजौली नामक गांव में हुआ। उन्होंने एमए हिंदी की उपाधि में प्राप्त की। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। सोहनलाल द्विवेदी एक सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार आदि का भरपूर विरोध किया। उनके अधिकतर कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना प्रकट हुई है, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि भी दी गई है। उनकी प्रमुख कविताओं में बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वंदना के इन स्वरों में आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बढ़े चलो है ना, ये कभी हम जब 3rd 4th क्लास में हुआ करते थे तो हमारे लिए पोएम हुआ करती थी। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, तुम कभी डटो नहीं, वीर तुम कभी हटो नहीं। तो ये ऐसे कुछ हमारी पोएम हुआ करती थी बेटा जब हम छोटे थे तब। तो ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, सन 1969 में उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया गया। 1 मार्च 1988 को उनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब पैसेज पढ़ेंगे हम, ध्यान से सुनना। कविता है तो इसका सार ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। प्रसंग, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है तुम्हारी का? पाठ्य पुस्तक कौन सी में से लिया गया है? ये मल्हार। ठीक है, तो इसमें से संकलित मातृभूमि नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गान किया है। इन पंक्तियों में कवि भारत के पर्वत, समुद्र आदि का गुणगान कर रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश झूमता है। कवि कहता है कि भारत माता की उत्तरी दिशा में विशाल हिमालय है। ठीक है, आप कौन सी दिशा में रहते हो? आप भी उत्तर दिशा में हो बेटा। ठीक है, इसकी चोटियां इतनी ऊंची हैं कि वे आकाश को चूमती हुई प्रतीत होती हैं। नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। भारत देश की दक्षिण दिशा में मानो भारत माता के चरण हैं। दक्षिण दिशा में भारत माता के इन चरणों के नीचे हिंद महासागर झुका हुआ है। साइड में नीचे देखा ना। ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका है तो हिंद महासागर है। ऐसा लगता है मानो ये सागर भारत माता के चरणों को छूकर हमेशा खुशी से झूमता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गान किया है। प्रसंग में हम ये पढ़ेंगे और इन पंक्तियों में कवि भारत की नदियों आदि का गुणगान कर रहा है। ठीक है, भारत की नदियों के बारे में बताया है कवि ने क्या गुणगान किया है, ध्यान से सुनो। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं। कवि कहता है कि भारत की भूमि पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। इन नदियों की जगमग छटा निराली पग छहर रही है और नदियां लहर रही हैं। यानी इन नदियों का जल हमेशा हिलोरे मारता रहता है। ठीक है, जल तो ऐसे हिचकोले खाता चलता है। ठीक है, हिलोरे मारता रहता है। इन नदियों के जल की लहरों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब हर कदम पर एक अद्भुत और चमकदार छवि बिखरती हुई नजर आती है। ठीक है, जब जल के अंदर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो चमक सी दिखाई देती है ना। तो ये उसके बारे में कवि ने बताया है। अगला है वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी। तो इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गुणगान किया है। ये बात तो सभी प्रसंग में बतानी है आप लोगों को। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि भारत की भूमि के प्रति अपने भाव, संबंध आदि प्रकट कर रहा है। वह पुण्य भूमि मेरी, कवि कहता है कि मेरे लिए भारत की बड़ी भूमि पवित्र है। जहाँ वह स्वर्ण भूमि मेरी, जहाँ पुण्य प्राप्त लोग दोबारा जन्म लेते हैं। मेरे लिए भारत की यह भूमि सोना चांदी आदि प्रदान करने वाली यानी स्वर्ण भूमि के समान है। वह जन्म भूमि मेरी, वह बातें भूमि मेरी। मुझे गर्व है कि मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है। माता पिता पालन पोषण करने वाली यह भूमि मेरी भी मातृभूमि है। ठीक है, अगला है बेटा झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में। इस कविता में भी कवि ने भारत का वही गुणगान किया है, गौरव का गान किया है। इन पंक्ति में कवि भारत के झरने, चिड़िया आदि का गुणगान कर रहा है। कैसे? झरने अनेक झरते, कवि कहता है कि भारत में अनेक पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों से अनेक झरने झरते रहते हैं। जिसकी इन झरनों के यानी चिड़िया चहक रही हैं वो मस्त झाड़ियों में। इन झरनों के जल से यहाँ हर और हरे भरे पेड़ दिखाई
पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। इन हरे भरे पेड़ पौधों झाड़ियों में चिड़िया आदि सभी पक्षी प्रसन्नता से गीत गाते रहते हैं। अमरैया घनी है कोयल पुकारती हैं। इस कविता में प्रश्न देखो, कवि ने भारत माता के गौरव का गान तो किया ही है, सभी प्रश्न में बोलना बेटा इस लाइन को। और आगे क्या बताया, इन पंक्तियों में कवि भारत में आम के बगीचों आदि का गुणगान कर रहा है। ठीक है, अमरैया आम के पेड़ को ही बताया गया। अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, क्योंकि आम के पेड़ पर कोयल रहती है ना। कवि कहता है कि भारत में आम के अनेक बगीचे हैं। वसंत ऋतु के दौरान इन बगीचों में कोयल की मधुर आवाज सुनाई देती रहती है। नो टॉकिंग बेटा, ध्यान से सुनो। बहती मल्य पवन है तन मन संवारती है। दक्षिणी भारत में स्थित मल्य पर्वत से आने वाली शीतल व सुगंधित हवा सभी प्राणियों के तन और मन को संवारती रहती है। नेक्स्ट है, वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। इस कविता में भारत के माता के गौरव के गान तो किया ही है कवि ने, और इन पंक्तियों में कवि भारत की भूमि के प्रति अपने भाव संबंध आदि प्रकट कर रहा है। वह धर्म भूमि मेरी वह कर्म भूमि मेरी। कवि कहता है कि मेरे भारत माता की इस भूमि पर धर्म की अनेक क्रियाएं की जाती हैं। भारत की इसी भूमि पर मैं अपने जीवन के प्रमुख कर्म करता रहता हूँ। वह जन्म भूमि मेरी वह मातृभूमि मेरी। मुझे गर्व है कि मैंने इस भूमि पर जन्म लिया है। ठीक है, माता की तरह पालन पोषण करने वाली है मेरी भी मातृभूमि है। ठीक है, अगला है, जन्मी थी रघुपति जन्मी थी सीता। तो इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गान तो किया ही है। ठीक है, इन पंक्तियों में कवि भारत के महान पुरुषों और नारियों आदि का भी गुणगान कर रहा है। ठीक है, तो कवि कह रहा है कि भारत की इसी भूमि पर भगवान श्री राम और सीता माता ने भी जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। भारत की इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी की पवित्र धुन के समान गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, अपने ही यहाँ कुरुक्षेत्र में, और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये तो सबको पता है बेटा, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो गीता का उपदेश दिया था पहले। गौतम ने जन्म लेकर जिसका शीश बढ़ाया। इस कविता में कवि ने भारत माता की गौरव का गान तो किया ही है। तो इन पंक्तियों में कवि भारत के महापुरुष भगवान बुद्ध का गुणगान कर रहा है। गौतम किसका नाम है? भगवान बुद्ध का। गौतम बुद्ध बोलते हैं ना। गौतम ने जन्म लेकर जिसका शीश बढ़ाया। कवि कहता है कि महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुषों ने भारत की इसी भूमि पर जन्म लेकर इसका मान सम्मान बढ़ाया। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। देखो, जग को दया सिखाई और जग को दिया दिखाया। देखो बेटा, ध्यान से समझने की बात है कि उन्होंने इस संसार के लोगों को दूसरे जीवों पर दया करने का उपदेश दिया। ठीक है, उन्होंने संसार को अहिंसा और शांति का उपदेश देकर ज्ञान रूपी दीपक दिखाया था। ठीक है, वह युद्ध भूमि मेरी वह बुद्ध भूमि मेरी। इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गान तो किया ही है। इन पंक्तियों में कवि भारत की भूमि के प्रति अपने भाव संबंध आदि प्रकट कर रहा है। वह युद्ध भूमि मेरी। कवि कहता है कि मेरे लिए भारत की यह भूमि एक युद्ध भूमि के समान है, क्योंकि यहाँ धर्म न्याय आदि लेकर अनेक बार युद्ध लड़े गए हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की भूमि पर बहुत बार युद्ध हुए बेटा। वह बुद्ध भूमि मेरी, और मेरे लिए भारत की भूमि वास्तव में बुद्ध की भूमि है, क्योंकि इसी भूमि से महात्मा बुद्ध ने दया अहिंसा शांति और आदि के उपदेश दिए थे। वह मातृभूमि मेरी वह जन्म भूमि मेरी। माता के समान पालन पोषण करने वाली यह भूमि मेरी मातृभूमि है, और मुझे गर्व है कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया। समझ आया बेटा? सब बच्चों को समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लिया करो। ठीक है, ये छोटा सा आपका लेसन है बेटा। कविता थी मातृभूमि। तो सारे बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में पहले तो इन पैसेज को लिखोगे। ठीक है, और फिर इनको याद करना है। समझ आ गया बेटा? सारे बच्चे बताओ कि समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े कर लो, मैं फिर से समझा दूंगी। 6th क्लास जिसको लेसन समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया लेसन? जिसको समझ में नहीं आया वो हाथ खड़े करेंगे, जिसको आ गया वो नीचे रहेंगे। जिसको समझ में नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, मेरे पास आ जाओ। जिसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया बेटा मेरे पास आ जाओ। 6ठी क्लास में आ जाओ, कोई बात नहीं है।
आ जाओ, शाबाश। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता, मेरे पास आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। कौन सा पॉइंट समझ में गया बेटा, ये बताओ। ये वाला लास्ट वाला अभी बताती हूँ। देखो, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, ठीक है। ये तो प्रसंग है आपका, ठीक है। इस कविता में कवि ने भारत माता के गौरव का गुणगान किया है, ठीक है। इस पंक्ति में कवि ने भारत की भूमि के प्रति अपने भाव और संबंध प्रकट किए, ठीक है बेटा। वह युद्ध भूमि मेरी, कवि कहता है कि मेरे लिए भारत की यह भूमि एक युद्ध भूमि के समान है, क्योंकि भारत की धरती पर अनेक प्रकार के युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। बहुत से आक्रमण में बहुत से युद्ध हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ धर्म न्याय आदि के लिए अनेक बार युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है बेटा। और देखो, अब है वह बुद्ध भूमि मेरी, यह मेरे लिए भारत की भूमि जो है वास्तव में बुद्ध की भूमि है, क्योंकि इसी भूमि से महात्मा बुद्ध ने दया का संदेश दिया और शांति आदि के जो है उपदेश दिए थे। और वह मातृभूमि मेरी, यह मेरी मातृभूमि यानी माता के समान पालन पोषण करने वाली मेरी मातृभूमि है, और मुझे गर्व है कि मैंने इस धरती पर जन्म लिया। समझ आ गया, ठीक है। और कोई डाउट? समझ आ गया आप सबको? शाबाश। तो बेटा आशा है सभी को समझ में आ गया होंगे, और किसी को कोई समझ में नहीं आता आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है बेटा। नई बुक आई है, नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, तो कोई प्रॉब्लम हो किसी भी बच्चे को तो मेरे से पूछ सकते हो आप, ठीक है।